हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं राजकुमार जाखड़ आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, साइंस के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए वन शॉट क्लास। बहुत ही शानदार साबित होगी आपके लिए। एक ही क्लास में पहला जो लेसन अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को हम समझेंगे। किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है और किस प्रकार से रासायनिक समीकरण होती है। और इस लेसन के अंदर मेन एग्जाम की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। और जो डेफिनेट क्या होगा एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान करना पॉइंट को, डेफिनेट क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो चैप्टर को शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन और रासायनिक समीकरण। इसको समझने से पहले हम चर्चा करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किन में होती है, पदार्थों में होती है। किन में होती है, पदार्थों में। सर जी पदार्थ क्या होते हैं, तो ध्यान देना, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु वस्तु जिससे छोटे से छोटे कण, जिसे छोटे से छोटे कण या अवयव से मिलकर के बनी होती है, अवयव से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, बनी होती है, उसी अवयव या कण को क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है कि प्रत्येक वस्तु, आप भी हो सकते हैं उसके अंदर, मैं भी हो सकता हूं उसके अंदर, आप जिस जिस वस्तु को देखते हैं और वो वस्तु जिस अवयव से मिलकर के बनी होती है उसी अवयव को क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, पदार्थ के अंदर क्या होना चाहिए, पदार्थ के अंदर उसका द्रव्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, प्लस में उसके अंदर उसका क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। तो आप जिन जिन वस्तुओं को देखते हैं उन सभी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। अब देखो पदार्थ की ये परिभाषा हुई कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थों में मुख्यतः दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पदार्थों में मुख्यतः कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं, दो। देखो हम चर्चा करते हैं वो कौन कौन से गुण होते हैं। पहला गुण होता है उनका भौतिक गुण। कैसा गुण होता है, भौतिक गुण। ध्यान देना, पदार्थों के वे गुण जिनको हम बाहर से महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे किसी पदार्थ का रंग हो सकता है, क्या हो सकता है, रंग हो सकता है। उस पदार्थ का क्या हो सकता है, आकार हो सकता है, उसकी अवस्था, उसका ताप, उसका घनत्व, उसकी श्यानता, ध्यान देना, उसकी श्यानता, घनत्व, देखो क्या, रंग, आकार, अवस्था, ताप, घनत्व, श्यानता, ऐसे लक्षणों को क्या कहा जाता है, ऐसे गुणों को क्या कहा जाता है, भौतिक गुण कहा जाता है। तो पदार्थों में पहला गुण कौन सा हो गया, भौतिक गुण। अब दूसरे गुण की यदि हम बात करें तो पदार्थों में 2 नंबर वाला गुण होता है रासायनिक गुण। कैसे गुण होते हैं, रासायनिक, यानी पदार्थों में उपस्थित ऐसे गुण जो हमें बताते हैं कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। किसका ज्ञान करवाते हैं, पदार्थ की प्रकृति कैसी है, क्या वो अम्लीय है, क्या वह अम्लीय है, या फिर वो कैसा है, क्षारीय है, या फिर वो कैसा है, उदासीन है। तो प्रकृति, नेचर का ज्ञान कराने वाले गुण क्या कहलाते हैं, रासायनिक गुण कहलाते हैं। तो समझ में आया होगा पदार्थों में कितने प्रकार के गुण होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा हुआ अपना भौतिक गुण और दूसरा कौन सा हुआ अपना रासायनिक गुण। डियर स्टूडेंट ध्यान देना, इन भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर पदार्थों में 2 ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थों में 2 ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला वही नाम रहेगा जो इनके गुणों का है। पहला हो गया अपने पास में भौतिक परिवर्तन। पहला कैसा होगा, भौतिक परिवर्तन। यहां से मेन एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर लिखिए, या फिर कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पहचान कीजिए कि किस प्रकार का परिवर्तन है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन पदार्थों में, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं। पदार्थ के क्या बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल सिंपल से वाक्यों के द्वारा मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। यानी पदार्थों में कैसे गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदले जाते हैं। कैसे जी सर जी, तो देखो जैसे बात करते हैं, मैंने किसको लिया, पानी को लिया, और पानी को किस में बदल दिया, मैंने बर्फ में बदल दिया। ध्यान देना, पानी कौन सी अवस्था में था, द्रवावस्था में। अब बर्फ में बदल गया तो कौन सी अवस्था में हो गया, ठोस अवस्था में। लेकिन मूल रूप से बर्फ में भी तो क्या है, पानी है।
लेकिन हमने यहाँ पर किसका परिवर्तन कर दिया? अवस्था का। और अभी भी हमने पढ़ा था अवस्था पदार्थ का कैसा गुण है? भौतिक गुण। कैसा गुण है? भौतिक गुण। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण बदले जाते हैं क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और सर जी इसके कोई एग्जांपल? जैसे देखो किताब क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो शक्कर तथा नमक का पानी या यूं बोलो जल में घुलना। जब शक्कर को नमक को पानी में घोल दिया जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? भौतिक प्रकार का परिवर्तन। ऐसे कैसे? जब देखो इस प्रकार का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है, इस सॉल्यूशन को हम क्या गर्म कर दें, पुनः गर्म कर दें, तो नमक और पानी क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? ये भौतिक प्रकार का परिवर्तन। जी आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो लोहे का चुंबक में बदलना, ये एग्जांपल एनसीईआरटी दे रही है, लोहे का चुंबक में बदलना। ये भी किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? भौतिक प्रकार का परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? भौतिक प्रकार का परिवर्तन। और चर्चा करते हैं हम। देखो जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, लकड़ी तथा कागज के टुकड़े करना। लकड़ी तथा कागज के टुकड़े करना, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे हम। लकड़ी तथा कागज के टुकड़े करना। मेरे पास में 30 सेंटीमीटर लंबी एक लकड़ी का टुकड़ा था, मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा 15 सेंटीमीटर का लिया और दूसरा 15 सेंटीमीटर का लिया। टुकड़े करने के बाद में इसका आकार बदल गया, इसकी लंबाई बदल गई, लेकिन टुकड़े करने के बाद में भी तो क्या थी? ये लकड़ी। तो कौन सा गुण बदला हमने? भौतिक गुण। इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फेमस एग्जांपल है शक्कर तथा नमक का पानी में घुलना, लोहे का चुंबक में बदलना, लकड़ी तथा कागज के टुकड़े करना। और चर्चा कर लो सर जी, वर्षा का होना किस प्रकार का परिवर्तन है? वर्षा का होना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो हमें पता है कि वर्षा का होना भी किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। वाष्पन, सघनन, ये सारे के सारे कैसे परिवर्तनों के अंदर आ जाते हैं? भौतिक परिवर्तन के अंदर आ जाते हैं। वो समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर जी समझ में आया। चलो देखो आगे देखते हैं, समझ में आया तो। दूसरा परिवर्तन कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन, परिभाषा देखना, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण व रासायनिक संगठन दोनों बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों बदल जाते हैं। वो परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन की खास बात यह है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखो जैसे देखो फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल तो हम ये लेते हैं, कागज लकड़ी का जलना। समझना, कागज लकड़ी का जलना। जैसे इनको जलाया जाएगा हम सब जानते क्या बनेगा? राख प्लस का धुआं प्लस के गैसें बन जाएंगी। ये चीजें बनेंगी। क्या हम राख और धुएं से वापस लकड़ी या कागज बना सकते हैं? नहीं है, तो संभव नहीं है। इसका मतलब कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि राख और धुआं यहाँ पर कैसा पदार्थ हो गया? नया पदार्थ। कैसा पदार्थ हो गया? नया पदार्थ। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन दोनों बदल जाते हैं, निश्चित रूप से क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक एग्जांपल अपने पास में ये रहा। दूसरा एनसीईआरटी क्या कहती है? लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या लगना? जंग लगना। किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। लोहे पर जंग लगना, जैसे देखो आयरन है, लोहे का मतलब क्या हो गया? फेरस आयरन। ये जब किसके संपर्क में आ जाए? जल के संपर्क में आ जाए, या नमी के संपर्क में आ जाए, या फिर वायु के संपर्क में आ जाए, तो इनके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। क्या हो जाती है? एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसको जंग लगना या जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो ये हो गया जंग का सूत्र। एक बात और देखना, Fe2O3.3H2O, ये किसका सूत्र है? जंग का सूत्र है। तो जंग लगना भी किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जब लोहे की वस्तु के ऊपर जंग लग जाता है तो उसके भार में किस प्रकार का परिवर्तन है? भार बढ़ेगा, भार में कमी हो जाएगी। तो ध्यान रहे,
जंग लगते ही भार में वृद्धि हो जाती है। हमारे दिमाग में आता है जंग लगते ही वस्तु का क्या होगा, संक्षारण। संक्षारण होगा तो उसके मूल गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट। धीरे धीरे वस्तु क्या हो जाती है, नष्ट। तो अपने दिमाग में उल्टा क्वेश्चन, उल्टा उत्तर आता है कि उसके जब भार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे जंग लगने पर वस्तु का भार बढ़ जाता है। ये एग्जाम्पल अपने सामने और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, पेड़ पौधों के अंदर होने वाली एक विशेष प्रकार की घटना जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण भी किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। देखो रेस्पिरेशन, पाचन, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल माने जाते हैं। और देखो चर्चा करते हैं हम ऐसे कौन से एग्जाम्पल होते हैं। देखो फलों तथा सब्जियों को, फलों तथा सब्जियों को, फलों तथा सब्जियों को धातु के चाकू से काटना, धातु के चाकू से काटना। आपने चाकू से काटना, आपने सेब को चाकू से काटा होगा, काटने के बाद में कुछ समय के लिए रखा होगा या सीधा की सीधा टिका दिया, कुछ समय के लिए रखा होगा तो उसके ऊपर एक लाल रंग की भूरे रंग की परत सी जम जाती है। इसका मतलब वो कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक प्रकार का परिवर्तन हो गया। ये तो नॉर्मल से इसके एग्जाम्पल थे जिनके माध्यम से हमने इसका समझने का प्रयास किया। अब मैं स्टार 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 एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मोमबत्ती का जलना। पुराने पेपर देखना एनसीईआरटी के, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। अब मोमबत्ती का जलना आपको कंफ्यूज करेगा, हम लिखते हैं रासायनिक प्रकार का परिवर्तन है या फिर हम लिख देते हैं भौतिक प्रकार का परिवर्तन है। मैंने यहाँ पर 4 स्टार क्यों लगाए, ध्यान रहे मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। वो कैसे, देखो ये मोमबत्ती हुई, मोमबत्ती जली, मोमबत्ती का निर्माण किससे होता है, मोम से। जैसे जैसे मोमबत्ती जलती है और मोम पिघलता है और साइड में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती के अंदर रखा हुआ जो धागा है, डाला गया धागा जैसे जैसे जलेगा धुआं प्लस ज्वाला प्लस गैसें बनेंगी जो रासायनिक परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। तो गलत मत कर देना, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन माना जाता है। ये तो कुछ एग्जांपल से जिनके माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और यदि अंतर पूछ लेगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए तो मैं चर्चा करता हूं। देखो ध्यान देना, आपको क्या काम करना है, एक तरफ भौतिक परिवर्तन लिखना है और एक तरफ कैसे परिवर्तन लिखना है, रासायनिक। जो इनकी परिभाषा होती है वो इनका पहला गुण माना, पहला अंतर माना जाता है। देखो इसमें कैसे गुण बदल जाएंगे, भौतिक गुण, और इसमें कैसे गुण बदल जाएंगे, रासायनिक गुण, और क्या बदल जाएगा, रासायनिक संगठन। क्या बदल जाएगा, रासायनिक संगठन। अब काम की बात देखो, इसको अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन। ऐसा क्यों, तो देखो समझने का प्रयास कीजिए। मैंने लिखा H2O, मैंने क्या लिखा H2O। अब देखो मैंने इस जल को H2O किसकी फॉर्म में, द्रवावस्था में जल के रूप में, मैंने इसको क्या कर दिया, ठोस फॉर्म में, यानी किस में बदल दिया, बर्फ में बदल दिया। क्या हम बर्फ से जल नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। यानी इस प्रकार का परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है और इसको क्या कहा जाता है, स्थायी परिवर्तन कहा जाता है। लो जी, दूसरा अंतर अपने पास में क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। और काम की बात, इस भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। ध्यान करें, यानी इस प्रकार का परिवर्तन जो होता है, अगर वह प्रतीप, अगर वह प्रतीप, यानी अगर का मतलब क्या हो गया, आगे, और प्रतीप का मतलब क्या हो गया, पीछे। यानी इस प्रकार के परिवर्तन में आगे व पीछे की क्रिया दोहराई जाती है। अभिकारक उत्पाद में, उत्पाद अभिकारक में बदल जाता है, ऐसी घटना को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। इसमें कोई देखो ये हुआ तो इसको क्या कह दिया जाएगा, उल्टा कह दिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ध्यान देना, वन शॉट क्लास है, इसमें एक ही क्लास में मैं पूरे लेसन को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और इसमें निश्चित रूप से क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। निश्चित रूप से क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। एक और अतिरिक्त गुण की बात करते हैं,
इसमें इसका द्रव्यमान जो होता है, किसमें, किसका, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के द्रव्यमान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। तो इस प्रकार से एक डिफरेंस के माध्यम से, अंतर के माध्यम से मैंने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं पाठ की रूपरेखा। तो हमने बनाई, सबसे पहले इस पाठ में जो दिया गया वो है रासायनिक अभिक्रिया। अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं होती हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं। हम एक सिंपल सी स्टेटमेंट के द्वारा हम इस परिभाषा को बनाते हैं। जब किसी पदार्थ में, ध्यान देना, देखो, जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, या सीधा देखो बोलेंगे, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की घटना को, हटा दो जब को, परिभाषा अच्छी बन जाए, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की, रासायनिक परिवर्तन होने की घटना को ही तो क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। देखो कैसे, मैंने कोई पदार्थ ए लिया, मैंने कोई पदार्थ क्या लिया, ए, और मैंने इसमें कैसा परिवर्तन कर दिया, रासायनिक परिवर्तन, और इस रासायनिक परिवर्तन के दौरान इसमें किसका निर्माण हुआ, बी का। कहने का मतलब ये हुआ, जब ए बी में बदल जाता है, जब ए बी में बदल जाता है, तो उसी समय, उन्हीं परिस्थितियों के अंदर बी पुनः किस में नहीं बदल सकता, ए में नहीं बदल सकता। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। परिभाषा सिंपल है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की घटना को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ो सर जी आगे, कि रासायनिक अभिक्रिया में कितने घटक होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किन किन से मिलकर के बनी होती है, बात करते हैं। देखो, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मोस्टली 3 फैक्टर पाए जाते हैं, 3 घटक पाए जाते हैं। कितने घटक पाए जाते हैं, 3 घटक पाए जाते हैं। चर्चा करते हैं कौन कौन सा। सबसे पहला घटक आता है अभिकारक, रिएक्टेंट आता है, अभिकारक, रिएक्टेंट आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। देखो, अभिकारक, क्रियाकारक, क्रियाकारक, क्रिया का मतलब काम, क्रिया का मतलब काम, काम करना, काम करने वाला, वो क्या कहलाता है, अभिकारक या क्रियाकारक कहलाता है। तो ये परिभाषा तो लिख नहीं सकते, क्यों, देखो कैसे लिखेंगे फिर इसमें, रासायनिक अभिक्रिया में, बहुत सिंपल सिंपल सी परिभाषाओं के द्वारा एक्सप्लेनेशन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, कैसे पदार्थों को, भाग लेने वाले पदार्थों को ही क्या कहा जाता है, अभिकारक या क्रियाकारक कहा जाता है। समझ में आया होगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, क्रियाकारक या अभिकारक कहा जाता है। वो कैसे, मैंने एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा H2 प्लस का O2, H2 प्लस का O2, और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर किसका निर्माण कर दिया, जल। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलता है, जल का निर्माण होता है। यहाँ पर भाग किसने लिया, पॉइंट को पकड़ना, भाग किसने लिया, हाइड्रोजन ने, और किसने लिया, ऑक्सीजन ने। इन्होंने भाग लिया, निश्चित रूप से क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। बोलो क्लास अच्छी है या नहीं, है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो पहला कारक क्या हो गया, पहला घटक क्या हो गया इसका, अभिकारक। अब देखो चर्चा करते हैं, दूसरा जो इसका घटक है उसकी बात करते हैं, उत्पाद। किसकी बात करते हैं, उत्पाद, यानी प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्रियाफल। यदि काम होगा तो उसका फल मिलेगा, काम होगा तो उसका क्या मिलेगा, फल मिलेगा। फल का मतलब परिणाम होता है, नतीजा होता है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में परिभाषा लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को, ये लो जी सिंपल सी परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को, बनने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। और सर क्या कह सकते हैं, क्रियाफल कह सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद को क्रियाफल कहते हैं। उसी एग्जांपल से देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, H2 प्लस का O2, निर्माण किसका हुआ, H2O का हुआ। तो यहाँ पर उत्पाद क्या हो गया, जल, उत्पाद क्या हो गया, जल। तो दूसरा घटक समझ में आया होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। तीसरा घटक है इसका उत्प्रेरक।
तीसरा घटक क्या है इसका? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया जिस परिस्थिति में, ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, जिस परिस्थिति में संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया जिस परिस्थिति में संपन्न होती है उसे या उस परिस्थिति को ही, उस परिस्थिति को ही क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम बात करें, मैंने लिया N2 प्लस का H2O, तो क्या बना दिया मैंने? अमोनिया। तो इसके ऊपर निकल उत्प्रेरक काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? निकल उत्प्रेरक काम में लेते हैं। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? निकल के द्वारा। इसका मतलब निकल क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक। क्योंकि यहाँ पर निकल क्या है? एक प्रकार की कंडीशन है, एक प्रकार की सिचुएशन है, यानी परिस्थिति है, और उस परिस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। या अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले पदार्थ, और सिंपल बोलो तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले पदार्थों को ही क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखो चर्चा करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को, ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को शब्द सूत्र या प्रतीक सूत्र के रूप में लिखना, प्रतीक सूत्र के रूप में, शब्द सूत्र या प्रतीक सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। लो जी एक और सरल सी परिभाषा बना दी, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को शब्द सूत्र या प्रतीक सूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये समझ में आना चाहिए शब्द सूत्र क्या होते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा हाइड्रोजन, मैंने इसको शब्दों में लिखा, हाइड्रोजन प्लस का कोई भी यौगिक ले लेते हैं, साथ में इसका परमाणु ले लेते हैं, जैसे किसका? ऑक्सीजन, और आगे जाकर के देखो क्या बन जाएगा अपने पास में? जल। ये जो सूत्र का निरूपण किया गया ये शब्द सूत्र है। ये क्या है? शब्द सूत्र। और ये जो बनाया हमने ये क्या कहलाता है? ये निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैं जब इसको प्रतीक के रूप में लिखता हूं तो हमें पता है हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, H, और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो गया? O, और जल का अणुसूत्र क्या बन गया अपने पास में? H2O। तो ये जो निरूपण है ये निरूपण तो क्या हो गया? प्रतीक सूत्र। ये तो क्या हो गया? प्रतीक सूत्र। और ये निरूपण क्या हो गया? शब्द सूत्र। तो जब रासायनिक समीकरण को प्रतीक सूत्र और शब्द सूत्र के रूप में लिख दिया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को जब शब्द सूत्र या प्रतीक सूत्र के रूप में लिख दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा ये है, रासायनिक अभिक्रिया को शब्द सूत्र व प्रतीक सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण। बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहो, अट्रैक्टिव लिखना चाहो तो हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को शब्द सूत्र तथा प्रतीक सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब सिलेबस में एनसीईआरटी में रासायनिक समीकरण के नियम दिए गए हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, कैसे नियम? रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। देखो उन नियमों पर हम चर्चा करते हैं, किस प्रकार के नियम इसके अंदर दिए गए। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। पहला नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को बाईं ओर, कौन सी ओर लिख देंगे? बाईं ओर, तथा उत्पादों को दाईं ओर। उत्पादों को कौन सी ओर लिखेंगे? दाईं ओर। तथा उनके मध्य या बीच में किसका निशान लगा देंगे? तीर का, या फिर क्या किसका निशान लगा देते हैं? बराबर का निशान लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। वो लोग सिंपल है या नहीं आपको ध्यान रखना है। मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, कार्बन प्लस का O2 मैंने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन के अंदर आप देखो ये जो साइड है इसको बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोल देंगे राइट हैंड साइड RHS। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर तो जो लिखा गया है ना उसको तो हम क्या बोलेंगे? अभिकारक।
समझ लो एग्जाम्पल से, और दाईं ओर लिखा गया उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। ये अभिकारक हुआ और ये उत्पाद हुआ, और इनके बीच में किसका निशान लगा दिया, तीर या बराबर का निशान लगा देते हैं। इस प्रकार से इसका निरूपण किया जाता है, निरूपण किया जाता है। अब इसके अंदर जो दूसरा इसका नियम है, दूसरा नियम क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनना। यदि अभिकारक, यदि अभिकारक एक से अधिक, एक से अधिक या फिर उत्पाद एक से अधिक होता है, उत्पाद एक से अधिक होता है, अधिक होता है, तो उनके मध्य प्लस यानी धनात्मक चिन्ह लगाते हैं। बहुत सिंपल से स्टेटमेंट है, उनके मध्य कैसा चिन्ह लगा देते हैं, धनात्मक चिन्ह लगाते हैं। आप देख लो इनके बीच में कैसा चिन्ह आया, प्लस का। सर एक एग्जांपल ऐसा भी लो जिसमें उत्पाद एक से अधिक को बिल्कुल ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो देख लो दोनों के बीच में क्या है, धनात्मक चिन्ह है। यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक भाग ले रहा है, अभिक्रिया होने पर एक से अधिक उत्पाद बन रहा है, तो उनके बीच में धनात्मक चिन्ह लगाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को किसके रूप में लिखा जाएगा, परमाणविक रूप में लिखा जाएगा, न कि आणविक रूप में लिखा जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों में भाग लेने वाले और बनने वाले यौगिकों को उनकी अवस्था से दर्शाते हैं। जैसे यदि कोई पदार्थ ठोस है, यदि कोई पदार्थ क्या है, ठोस, इसका मतलब सॉलिड, तो उसके नीचे हम क्या लगाएंगे, स्मॉल एस लगा देंगे, स्मॉल एस लगा देंगे। यदि कोई पदार्थ कैसा है, द्रव्य, द्रव्य इसका मतलब हमें पता है वो कैसा है, लिक्विड, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एल। यदि कोई पदार्थ किसके रूप में, गैस के रूप में, तो इसका मतलब उसके लिए क्या यूज करेंगे, जी। यदि कोई पदार्थ या तो जलीय है या जलीय को क्या कर सकते हैं, द्रवित, यानी इसको क्या पढ़ा जाता है, एक्वस पढ़ा जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्यू यूज करते हैं। करके देखते हैं कैसे, जैसे वही एग्जांपल वापस लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके ऊपर हम जैसे इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड है, ऑक्साइड ये भी सॉलिड है, और यहाँ पर क्या बन गया, गैस, तो उनकी अवस्था को ऐसे दर्शा दिया जाता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया। अगले नियम की बात करते हैं, यदि रासायनिक अभिक्रिया, यदि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण ऊष्माक्षेपी है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, यदि रासायनिक समीकरण ऊष्माक्षेपी है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। तो हम दाईं ओर, ध्यान से सुनना, किस ओर, दाईं ओर, फिर से किसका चिन्ह लगा करके लिखेंगे, धनात्मक। सर एग्जांपल से बताने का प्रयास कीजिए। देखो N2 प्लस का H2, N2 प्लस का H2, जैसे किसका निर्माण हुआ, अमोनिया का, तो इसके साथ में किसका निर्माण हो जाएगा, ऊर्जा का, तो प्लस में क्या लिख देंगे, ऊर्जा। यदि रासायनिक समीकरण ऊष्माशोषी है, यानी रासायनिक समीकरण है ऊष्माशोषी है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को उत्पन्न करने के लिए ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, तो ऊष्माशोषी होती है, तो उसके लिए दाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। वो कैसे लगा देते हैं, देखो 2HI, तो H2 प्लस का I2, और माइनस में क्या हो जाता है, ये चिन्ह लगा दिया जाता है। ये नियम हुआ अपने सामने है कुछ इस प्रकार से। कई प्रकार के ऐसे नियम होते हैं जो रासायनिक समीकरण को लिखने को निरूपित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यदि कोई रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है, तो देखो रासायनिक समीकरण की हम आगे चर्चा करते हैं। हमारी क्लास आज की जो है वो वन शॉट क्लास है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, वन शॉट क्लास है। एक ही क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तो बहुत ही तन्मयता के साथ में एकाग्रचित होकर के आपको बैठना है। एक क्लास के अंदर आपके पहले लेसन की जो 4 नंबर है वो आपको कवर करने हैं। देखो अब हम चर्चा करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की होती है। कैसी प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। वो कौन कौन सी होती है, एक शब्द रासायनिक समीकरण होती है जिसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, जैसे मैंने लिखा कॉपर सल्फेट, बहुत अच्छे से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, कॉपर सल्फेट, और इसके ऊपर हम किसकी अभिक्रिया करवा देते हैं, जिंक की अभिक्रिया करवा देते हैं।
तो देखो मैंने लिखा जिंक सल्फेट और प्लस में क्या बन जाएगा, कॉपर, कॉपर बन जाएगा। मैंने इसको किसके रूप में लिखा, शब्दों के रूप में, तो ये शब्द रासायनिक समीकरण है। तो दो प्रकारों में पहला प्रकार कौन सा हो गया, शब्द रासायनिक समीकरण। देखो मैं यहाँ लिख देता हूं, पहला प्रकार हो गया अपना शब्द रासायनिक समीकरण, हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण इसका निरूपण होता है और एक समीकरण होती है जिसको बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। भूल मत जाना इस शब्द को, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है, परिभाषा आ सकती है कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको ध्यान रखना है, जब शब्द रासायनिक समीकरण का निरूपण किसके रूप में कर दिया जाए, प्रतीकों के रूप में, यानी इसी समीकरण को कैसे लिखते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस का Zn और बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस का कॉपर, तो ये प्रतीकों के रूप में हुआ। इस प्रकार की रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये समीकरण कंकाली जो रासायनिक समीकरण है इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहली देखो कौन सी है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ओ सर जी ये तो बहुत सिंपल है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये तो हमें भी आती है, बच्चों के दिमाग में आ, क्योंकि अब सिलेबस एंड में सिलेबस हम पढ़ गए, इसके बाद वन शॉट क्लास में आपके पास में लेके आया हूं। तो आपको ये देखो, आपको एक काम और करना है, क्लास लेते समय आपको रफ नोटबुक अपनी मेन बुक लेकर के जो बैठना है और उसमें से नोट्स के साथ साथ में आपको पढ़ना है, नई चीजें आपके सामने कितनी आती हैं और वो किताब से कितनी जुड़ी हुई हैं इसको आप जानेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में, अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। जो चर्चा कर लो, चर्चा इसी समीकरण पर कर लेते हैं, चर्चा इसी समीकरण, कॉपर का कितना है यहाँ पर 1 और उत्पाद में भी कॉपर का कितना है 1, जिंक का अभिकारक में 1 और उत्पाद में भी जिंक का कितना हो गया 1, सल्फर का 1 और उत्पाद में भी सल्फर का 1, और ऑक्सीजन के कितने 4 और इधर भी कितने 4। अभिकारकों तथा उत्पादों में जब परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो ऐसी समीकरण क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो कैसी समीकरण कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का अपोजिट क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जी नाम से स्पष्ट हुआ, तो इस बार क्या हो जाएगा, उसका पहले का उल्टा हो जाएगा, यानी ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, वह रासायनिक समीकरण क्या कहलाती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ऐसी कौन सी रासायनिक समीकरण होती है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल जो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, H2 प्लस का O2, ये छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास से शुरू हो जाता है। तो आपको तो डेफिनेट पता है कि जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो जल का निर्माण होता है। अब हम काउंट करते हैं परमाणुओं की संख्या, किसमें, अभिकारक और उत्पादों में। देखो हाइड्रोजन के कितने हैं भाई 2 और इधर भी कितने 2, सर जी ये तो संतुलित है, चलो देखो संतुलित है। ऑक्सीजन के कितने हो गए अभिकारक में 2, जबकि उत्पाद में कितना है 1, बराबर नहीं है। तो ऐसी समीकरण क्या कहलाती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब इस क्लास के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना आज सीखते हैं इस क्लास में, किस रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। देखो इसके कुछ नियम है, जैसे मैं एक एग्जांपल से चलता हूं, इसमें मैंने आयरन के ऊपर अभिक्रिया करवा दी H2O की, ये एग्जांपल मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूं, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखेंगे। Fe3O4 प्लस का H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, इसके आगे तीर का निशान लगा देते हैं। ये रासायनिक समीकरण लिखने में एक नियम होता है, आपको एक और चर्चा में बताता हूं मैं, कि जब अभिकारक जब उत्पाद बनाता है और उत्पाद में यदि कोई गैस बनती है, फिट कर लेना खोपड़ी में, क्या बनती है गैस बनती है, तो उसके सामने सीधा तीर का निशान लगा देते हैं। किसका निशान, सीधा। देखो कई बार क्या होता है, जैसे आपको एक काम करना है, एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर
मिट्टी डालनी है, एक गंदला जल बनाना है हिला करके, कुछ समय के लिए गिलास को स्थिर छोड़ना है। हम देखते हैं काफी समय बाद में क्या देखने को मिलता है कि मिट्टी जो होती है वो पात्र के पेंदे में नीचे जमा हो जाती है, उसको अवक्षेप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। और प्रिय विद्यार्थियों, मेरे लाडलो, ध्यान रहे, अवक्षेप को रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में उल्टे तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। सर कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल एग्जाम्पल। जब बेरियम सल्फेट के ऊपर सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवा दी जाए, सॉरी हाँ, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवा दी जाए, देखो किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी सोडियम सल्फेट जो है, ध्यान देना है अच्छे से, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, यानी बेरियम सल्फेट के ऊपर किसकी अभिक्रिया करवा दी जाती है? सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवा दी जाती है। या फिर देखो हम क्या कर सकते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस का हम क्या ले लेते हैं? सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सोडियम सल्फेट। यहां देखो क्या होगा, एक पॉइंट को पकड़ना, Na है जहां Cl है वहां, तो आपको सीधा सा पकड़ना है कि NaCl के साथ में जुड़ेगा, NaCl का निर्माण कर देगा, अपने पास में क्या बन गया? बेरियम सल्फेट। बेटा जी बेरियम सल्फेट अवक्षेप होता है, पात्र के पेंदे में जमा हो जाता है, तो इस पॉइंट को भी आपको पकड़ना है। अब देखो हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पर चर्चा की, अब देखो ये अपने पास में रिएक्शन आ गई, असंतुलित रासायनिक समीकरण। हमें कैसे पता चला? हमने काउंट कर लिया, आयरन का 1, आयरन का 3, पहले परमाणु से हमें पता चल गया कि रासायनिक समीकरण असंतुलित है। सर जी इसको संतुलित कैसे करें? देखो इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले संतुलित करने से पहले रासायनिक समीकरण में प्रत्येक यौगिक के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं। लो जी बना दिया। पहला स्टेप करते हैं, इसके कुछ स्टेप है, देखो उन चरणों पर हम चर्चा करते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय प्रत्येक यौगिक के चारों ओर क्या बना देते हैं? बॉक्स बना देते हैं। ध्यान रहे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के भीतर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ गलती हो जाती है, हम जो भी लिखेंगे वो बॉक्स के अंदर नहीं लिखेंगे, बाहर लिखेंगे जो बॉक्स बना दिया। अब देखो दूसरा नियम, दूसरे चरण में चलते हैं तो क्या करते हैं? दूसरा चरण क्या कहता है कि जो रासायनिक समीकरण आपने ली है उसमें कौन से परमाणु हैं, कौन कौन से परमाणु हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी एक सूची बनाओ। लो जी सूची बनाते हैं, हम लिखते हैं तत्व किसमें? अभिकारकों में संख्या, अभिकारकों में संख्या, और किसमें संख्या? उत्पादों में, उत्पादों में संख्या। पहला तत्व कौन सा हो गया? आयरन। दूसरा कौन सा है? यानी हाइड्रोजन। और तीसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। अब देखो अभिकारक में आयरन के कितने हो गए? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। सिंपल है, बना सकते हैं आराम से, ये सूची बना सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट साथ में लेना चाहे तो ले सकते हैं। इधर आयरन के कितने हो गए? 3, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। आपको ये काम करना है सेकंड चरण के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर, दूसरे चरण के अंदर इस प्रकार से एक सूची बना लेनी है कि परमाणु कौन कौन से अभिकारक में और कौन कौन से उत्पाद में। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि जब आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, सबसे पहले आप उस यौगिक या परमाणुओं को या परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करेंगे जिसमें सबसे अधिक संख्या है, ताकि आपके लिए सुविधा हो। तो मैं क्या काम करता हूं इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए? मुझे पता चला सबसे अधिक परमाणु ऑक्सीजन के हैं और वो किस यौगिक में है? Fe3O4 में है। तो मैं सबसे पहले इसको संतुलित करूं। देखो इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। मैं क्या काम करूंगा, इस अभिकारक के अंदर मैंने जो देखो अब इसमें करेंगे ना, तो इस बॉक्स के पहले हम मैं कितना रखूंगा? 4 रखूंगा, ठीक है ना। इधर देखो Fe3O4 प्लस का क्या हो गया? H2, दोनों को बॉक्स में पैक कर लूंगा। मैं काउंट करूंगा ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4। अब यहाँ 4 लिखा हुआ, इसका मतलब ये जो 4 है ना, ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीपल है, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीपल है। 4 को 1 से गुणा किया 4, इधर भी 4 हो गया बराबर। अब ध्यान देना, बहुत अच्छी बात जो किताब में लिखी हुई है कि हम रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय किसी भी यौगिक के मूल सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते। सर ये क्या बोल दिया आपने? कैसे? मैं संतुलित करते समय ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसा नहीं लिख सकता, या फिर मैं H2O2 नहीं लिख सकता, या फिर मैं क्या नहीं लिख सकता? H2O यानी बाहर नहीं लगा सकता। जो भी आप अंक लगाएंगे
वो उस यौगिक के पहले लगाएंगे, पूर्व में रखेंगे। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने और हमें समझ में आया। चलो अच्छी बात है। अब देखो मेरे पास में क्या हुआ, मैंने जो रिएक्शन दी थी वो मैं यहाँ पर वापस क्या रखता हूँ, मैंने जो मिटा दिया वही हो गया। अब मेरे पास में जो आंशिक जो संतुलित समीकरण आई है, ये समीकरण संतुलित तो हुई है लेकिन कैसी, थोड़ी सी। आंशिक का मतलब थोड़ा सा, क्योंकि हमने किस किस को किया, ऑक्सीजन का। अब देखो चर्चा करते हैं, यहाँ पर फेरस का और यहाँ पर हाइड्रोजन का भी क्या है, असंतुलन है। देखो इन दोनों में से किसी एक को संतुलित करते हैं। आगे बनने वाला जो स्टेप अपना 4 नंबर, उसमें से हम आयरन या हाइड्रोजन किसी एक को संतुलित करते हैं। देखो हमें पता है अब ये 4 इस हाइड्रोजन के साथ भी काउंट है, इसका मतलब इसके अंदर कितने हो गए, 8 हो गए, लेकिन इधर कितने रह गए, 4। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस हाइड्रोजन वाले बॉक्स के पहले भी कितना लगा दूंगा, 4। अब बेटा जी ये मल्टीपल है तो अपने पास में कितना हो गया, 8 हो गया संतुलित। फिर से मेरे पास में आंशिक जो संतुलित समीकरण है वो इस प्रकार किया है, मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया। Fe3O4 बॉक्स में बंद करो वरना कोई गलती कर देंगे। फिर इसके बाद में अपने पास में क्या था, इसको भी बॉक्स में बंद करो और पहले कितना बैठाया था वो बिठा दो। अब जो समीकरण आई है अपने पास में वो इस प्रकार की समीकरण आ गई। अब देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4। कौन असंतुलित है, आयरन। तो हमें पता ही है इसके पहले कितने लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो जो रिएक्शन बन जाएगी 3Fe प्लस का 4H2O, Fe3O4 प्लस का 4H2O। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल सर समझ में आया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आए वीडियो को पूरा देखना है, पॉज कर करके देखना, पीछे कर करके देखना है, बैक कर करके देखना है, पीछे पड़ जाना जब तक नहीं समझ में आए। बेहतरीन क्लास थी ये, चल रही है अपनी बेहतरीन क्लास, इसमें बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। अब देखो चर्चा करते हैं, सर हमने संतुलित तो कर दिया, ये कौन सी विधि है जिसके माध्यम से हमने संतुलित किया, तो खोपड़ी को खोलो, इसके नट खोल लो, स्क्रू खोल लो। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो देखो कौन सा मेथड यूज किया, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको एक विधि कहते हैं और उस विधि को बोलते हैं अनुमान विधि। कैसी विधि बोलते हैं, अनुमान विधि। भूल मत जाना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हिट एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि काम में लेते हैं। अनुमान लगा लगा के तो हमने किया था कि इधर 4 रख दो, इधर 3 रख दो, ये सब हुआ। इस प्रकार से हमने रासायनिक समीकरण को क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इस पाठ में और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया उस पर चर्चा करते हैं, संयोजन। ध्यान रहे संयोजन अभिक्रिया को योगशील भी कहते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टरों, संयोजन अभिक्रिया को योगशील, इसको संयुग्मन भी कहते हैं और इसको योगात्मक भी कहते हैं। मेरे जीनियस सारे ध्यान देना इसके अंदर, ऐसी वन शॉट क्लास है जिसके अंदर आप कितनी चीजें जानोगे, कितनी चीजें और कितना सरल है साइंस, इसको आप अच्छी तरीके से जानेंगे, बड़े करीब से जानने का प्रयास कीजिए। संयोजन, योगशील, संयुग्मन, योगात्मक। योगात्मक छोटी क्लास में नहीं पढ़े, योग कीजिए मतलब जोड़ कीजिए, ऐसी अभिक्रिया। देखो संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, हमें पता ही है, योग का मतलब जुड़ना, संयुग्मन का मतलब जुड़ना और योगात्मक का मतलब है जुड़ना। समझ में आया। अब देखो कैसे जुड़ना, मैंने क्या काम किया, ए बी लिया, इन ए और बी ने क्या काम किया, मैंने ए बी लिया और इन दोनों ने क्या काम किया, दोनों आपस में मिल गए और ए बी का निर्माण किया, ए बी का निर्माण किया। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, बॉक्स में बंद करके हिल लो जी, इसको एक साथ भी लिख सकता हूं या फिर मैं दोनों को एक साथ चिपका के लिख सकता हूं, निरंतर मिल गए। यानी संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। जीरो से लेकर के हाई लेवल तक चल रहे हैं, जीरो से लेकर के हाई लेवल तक चल रहे हैं, हर प्रकार का बच्चा इस क्लास को ले, इस क्लास को समझे। सिंपल सी परिभाषा तो क्या बनाए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करें, क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसको और अधिक स्टैंडर्ड लेवल देना चाहिए तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं,
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। गुरुजी इसका पहचान का तरीका क्या है? देखो 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। 3-4 आपको रिएक्शन देगा, अगला 3-4 आपको रिएक्शन देगा और ऊपर लिखा हुआ आएगा निम्न में से संयुग्मन अभिक्रिया को, निम्न में से संयोजन अभिक्रिया को पहचान कीजिए। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कैसे पहचान लेते हैं। तो ध्यान दें, इसमें उत्पाद सदैव एकल होता है। उत्पाद सदैव 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 यानी पक्का पक्का, हमेशा हमेशा कैसा होता है? एकल होता है। कैसा होता है? एकल होता है। यानी कितना होता है? एक होता है। बोला समझ में आया नहीं है? बिल्कुल समझ में आया। देखो पहचान का तरीका क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे कर लेंगे? तो हम जाएंगे सीधा का सीधा किसके पास में? प्रोडक्ट के पास में। किसके पास में? प्रोडक्ट। उसकी संख्या देखेंगे, एक है या फिर ज्यादा? एक है, निश्चित रूप से कैसी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। चलो ये तो इसकी परिभाषा हुई और समझने का तरीका हुआ, हमें पता चला संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके माध्यम से हम समझते हैं। एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल, कोयले का दहन। कोयले का दहन। अब जो इंटेलिजेंसी से कूट कूट के भरे हुए बच्चे हैं वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है उनको पता चल जाता है कोयले का मतलब किसकी बात कर रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट मेरे जैसे, मेरे जो लाडले हैं, जिनके लिए क्लास और ही बेहतरीन साबित होगी, उनको मैं बताता हूं कोयले का मतलब कार्बन। कोयले का मतलब क्या हो गया? कार्बन। लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, दहन, इन सब में कागज का जलना। तो आपको किसको निरूपित करना है? कौन सा प्रतीक लेना है, सिंबल लेना है? सी लेना है, कार्बन लेना है। दहन मतलब कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन। कक्षा 8 में पढ़ के आए हैं, चैप्टर था दहन, ज्वाला। उसमें कक्षा 8 में हमें यह बता दिया गया था कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलकर, कौन सी गैस की उपस्थिति में जलकर? ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलकर जल प्रकाश उत्पन्न करना या उसका जलना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। नो डाउट, सीधा ध्यान रखना, कोयले का मतलब कार्बन और दहन का मतलब ऑक्सीजन। अब देखो किसका निर्माण हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का। सर जी ये क्या बता रहे हो? बता रहे हैं कोयले का दहन, अभिकारक कितने हैं? 2, उत्पाद कितना है? 1। मैंने क्या कहा था? जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक हो और उत्पाद क्या हो? एकल हो, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम का जलना या मैग्नीशियम की रिबन का जलना। देखो मैग्नीशियम का जलना, जलना नाम आया, मैंने अभी बताया, दहन या जलना का मतलब ऑक्सीजन। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर नाम लिख के बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैग्नीशियम MgO लिख दिया। लो जी नाम लिख देते हैं, क्या हो गया इसका नाम? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर ये तो संतुलित नहीं है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। रासायनिक अभिक्रिया को आप समीकरण को जब आपसे पूछा जाए योगशील क्या होता है, वियोजन क्या होता है कि संतुलित करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्ट होना चाहिए। फिर भी संतुलित करना चाहो तो पहले कितना लगाएंगे? 2। सर 2 यहाँ क्यों नहीं लगाया हमने, यहाँ क्यों नहीं लगाया? मैंने बताया है किसी भी सूत्र के अंदर मूल सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंक भार पहले लगाएंगे। सर ये क्या कर दिया, इधर से मैग्नीशियम का 1 रह गया, तो क्यों डर रहे हो? मैग्नीशियम के आगे भी कितना लगा? 2 2, काउंट करके देख लो कैसा हो गया? संतुलित। ये 2 एग्जांपल है, और एग्जांपल पर चर्चा कर लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से। H2 प्लस O2 का मिलना, किसका बनना? जल का बनना। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का मिलना, अमोनिया का बनना, अमोनिया का बनना। अब एक एग्जांपल और एनसीईआरटी में दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया में, भूल मत जाना, बिना बुझे हुए चूने से, नाम लिखा हुआ है बिना बुझा हुआ चूना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। CaO को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना से बुझा हुआ चूना बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो जैसे ही हम बात करते हैं बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड की, जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ में करवा देते हैं, अपने पास में बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना। अभी मैं आपके साथ चर्चा करता हूं और आपके दिमाग में बैठा देता हूं कि बुझा हुआ चूना क्या होता है। आजकल घरों में, घरों को सजाने के लिए पेंट वेंट किए जाते हैं, पुराने जमाने में सफेदी की जाती थी, कली की जाती थी।
तो जब चूने के टुकड़ों को पानी के अंदर डाला जाता था तो तेज गति से एक अभिक्रिया होती थी और अधिक मात्रा में हीट और उष्मा निकलती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वो जो केमिकल जो था, जो मतलब बिना भुजा हुआ चूना जो था, मटके के अंदर ही वो उसको घोला जाता था, मिलाया जाता था। इतनी अधिक उष्मा छिपी अभिक्रिया होती थी कि मटका तक टूट जाता था। कुछ समय बाद में वो अपने आप ही शांत हो जाता था। क्या हो जाता था? शांत। मतलब हमने उसके अंदर क्या मिला दिया था? पानी। शांत हो गया मतलब वो बुझ गया। शांत हुआ मतलब वो क्या हो गया? बुझ गया। इसलिए नाम पड़ गया भुजा हुआ चूना। जब इसी भुजे हुए चूने की दीवारों पर सफेदी की जाती है तो ये भुजा हुआ चूना वायुमंडलीय CO2 के साथ में क्रिया करेगा। लो सर, यहां तक पहुंच गए आप। यानी नीचे एनसीईआरटी में उदाहरण के नीचे क्या दिए हुए, वहां तक पहुंच गए। जैसे इसके ऊपर अभिक्रिया की जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस का क्या बन जाता है? H2O बने जाता है। क्या बन जाता है? ये मैंने अतिरिक्त बताया क्योंकि आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है, सर हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? संयोजन। जबकि इसके अंदर देखो क्या है, उत्पाद 1 से 2 हो गए। नहीं, हमारा ये था बिना भुजा हुआ चूना से कैसे बनाएंगे भुजा हुआ चूना। मैंने अतिरिक्त बताया कि इसके ऊपर जो बिना भुजा हुआ चूना सफेदी जो की जाती है, वायुमंडलीय CO2 के साथ में क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट को बना लेती है और सफेदी के साथ में चमक उत्पन्न करती है। बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसे संयोजन अभिक्रिया के साथ में एनसीईआरटी लिखती है वियोजन अभिक्रिया। तो अपनी दूसरी रासायनिक समीकरण है वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। मेरे लाडलो, वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। अब देखो, संयोजन का शाब्दिक अर्थ था जुड़ना, तो वियोजन का शाब्दिक अर्थ हो गया टूटना। वियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? टूटना। पूरा का पूरा संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया का क्या है? ये उल्टा। देखो इसमें क्या होगा, एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है। दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उल्टा लिखते हैं पहली वाली का। अब दिमाग में क्यों, मैंने तो मिटा दिया, अब आपके दिमाग से नहीं मिटना चाहिए। देखो पहले क्या लिखा था? ए एग्जाम्पल लिखा था, उल्टा कर देते हैं। इस बार a प्लस बी को इधर रख देते हैं और हमें पता ही है a प्लस बी क्या है? उत्पाद, और इधर ए बी क्या है? अभिकारक। अब सर जी अभिकारक कितना था अपने पास में? एक था, और उत्पाद कितने बन गए? दो। ऊपर पढ़ लो, एक यौगिक टूटेगा, दो या दो से अधिक यौगिक बना देगा। वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसको अच्छे से अब एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये हमने समझने का प्रयास किया। ये मत भूल जाना, वियोजन का शाब्दिक अर्थ, अपघटन का शाब्दिक अर्थ टूटना, ये फिट कर लो माइंड, क्योंकि अपनी क्लास कैसी है बार बार इंडिकेट करते हैं। ये क्लास वन शॉर्ट क्लास है, बहुत कुछ देख के जाएगी एक ही क्लास आपको। देखो, जब एकल अभिकारक प्रकाश, विद्युत तथा ताप या फिर उष्मा की उपस्थिति में टूटकर, परिभाषा लिख दी मैंने, एकल अभिकारक प्रकाश, विद्युत, ताप, उष्मा की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाती है, वह रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है? यह तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी होती है सर? देखो बात करते हैं ताप अपघटन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ताप अपघटन। कई बार एग्जामिनर ताप अपघटन की जगह उष्मीय अपघटन दे देता है, तो आपको कहीं फंसना नहीं है, कहीं एग्जामिनर की चपेट में नहीं आना है। ताप अपघटन अभिक्रिया को ही उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी देखो नाम से स्पष्ट है, क्या दे दिया जाएगा? उष्मा दे दी जाएगी, टेम्परेचर दे दिया जाएगा, हीट दे दी जाएगी, और वो एकल अभिकारक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाएगा। सर परिभाषा कैसे लिखें? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ताप की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, क्या कहलाती है? ताप अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल तो मेरे पास में पड़ा है, कैल्शियम कार्बोनेट को कर दो गर्म।
कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर दो, गर्म कर दो। और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो देखो अभिकारक कितना हुआ, एक, और यहाँ पर उत्पाद कितने हो गए, दो। आया समझ में। एक एग्जांपल और लेते हैं अपनी बुक का, फेरस सल्फेट को करेंगे गर्म। क्या करेंगे, ध्यान देना, इस त्रिभुज के इस तीर के निशान के ऊपर जो मैंने त्रिभुज का जो निशान लगाया है, ये गर्म करने को दर्शाता है, गर्म करने को निरूपित करता है, गर्म करने को दर्शाता है, भूल मत जाना, गर्म करने को दर्शाता है। अब देखो जैसे ही इसके ऊपर अभिक्रिया करवा दी जाएगी, यानी फेरस सल्फेट के ऊपर अभिक्रिया करवा रहे, तो देखो क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस का सल्फर डाइऑक्साइड प्लस का सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, बन गया। और एग्जांपल ले लो, लेड नाइट्रेट, फॉर्मूला क्या होता है लेड नाइट्रेट का, 10th क्लास के बच्चे हो तो हमको पता होना चाहिए, नाम सुनते ही फॉर्मूला दिमाग में इमेज फिल्म सी बना लो, लेड नाइट्रेट का PbNO3, साहब इसको भी कर दो गर्म। जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं लेड ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, प्लस का क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्लस का क्या बनेगा, ऑक्सीजन। 1 2 3, 1 2 3, दो से अधिक क्या बन गए, उत्पाद बन गए। इसके ऊपर भी त्रिभुज का निशान, त्रिभुज का निशान, त्रिभुज का निशान, किसको दर्शाता है, गर्म करने को दर्शाता है। एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए गए, तीनों का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। तो ये अपनी रिएक्शन कौन सी होगी, वियोजन अभिक्रिया। रिएक्शन कैसी होगी, वियोजन अभिक्रिया। अब तीसरी जो अभिक्रिया उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो तीसरी अभिक्रिया अपनी आती है विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया। बहुत सिंपल सा एक नाम लिखता हूं, एक वस्तु के द्वारा, एक वस्तु या चीज के द्वारा, बस यहीं से आपके समझ में आ जाना चाहिए, एक वस्तु ओब्लिक चीज के द्वारा दूसरी वस्तु ओब्लिक चीज को हटा देना, चीज को हटा देना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ये लो जी सर, जितना सरल है, एक वस्तु या चीज के द्वारा दूसरी वस्तु या चीज को हटा देना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। समझो रे, AB के ऊपर मैंने अभिक्रिया करवा दी C की, AB के ऊपर अभिक्रिया किसकी करवा दी, C की। जैसे AB के ऊपर मैंने C की अभिक्रिया करवाई, ये C क्या काम करता है, इस B को A से भगा देता है, A से क्या कर देता है, भगा देता है, और खुद तो A के साथ में जुड़ जाता है यानी B के स्थान पर, और अपनी जगह किसको भेज देता है, B को, यानी AC प्लस का क्या बन गया, B, AC प्लस का B बन गया। अधिक क्रियाशील यौगिक, अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को उसके स्थान से हटा देते हैं, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील धातु यौगिक, क्या लिखेंगे, उच्च क्रियाशील धातु यौगिक कम क्रियाशील धातु यौगिक को उसके स्थान से हटा देते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई धातु जो है वो उच्च क्रियाशील है और कोई धातु है वो कम क्रियाशील है, तो मैं आपको एक श्रेणी बताता हूं जिसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। देखो धातुओं को, बहुत सिंपल सी है, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता, उनकी अभिक्रियाशीलता, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखने पर, अवरोही क्रम में रखने पर जो सूची या श्रेणी प्राप्त होती है, जो सूची या श्रेणी प्राप्त होती है उससे श्रेणी या सूची को, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट परिभाषा है, सूची को सक्रियता श्रेणी का। सर जी कहां से लेकर के आते हो, देखो आपके लिए मेहनत करनी पड़ी। देखो धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखने पर जो सूची या श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखो आपकी किताब में ये मिलेगा आपको, मैं यहाँ बनाता हूँ। सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। ये जो मैंने धातु दर्शाई है इनके आगे ये लगाया तीर का निशान, तीर का निशान नीचे की ओर।
क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। और हम जानते हैं अवरोही क्रम कैसा होता है, घटता क्रम। सर जी ये तो हमें भी पता है कि कैसा क्रम होता है, घटता क्रम। घटता क्रम हुआ तो सबसे ऊपर वाली जो धातु है वो उच्च क्रियाशील धातुएं हैं। कैसी धातुएं हैं, उच्च क्रियाशील धातुएं। बीच में आने वाली, मध्य में आने वाली मध्य क्रियाशील धातु, सबसे नीचे पाई जाने वाली धातु निम्न क्रियाशील धातु। इसको हम जानते भी हैं, हमारे यहाँ सोने के और चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। ये आभूषण दिन भर किस में रहते हैं, वायु के संपर्क में रहते हैं, पानी के संपर्क में रहते हैं, कोई क्रिया नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, निम्न होती है। कक्षा 8 से पढ़ते आए हैं, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्यों? तो आज इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि सोडियम धातु उच्च क्रियाशील धातु होती है और उच्च क्रियाशील होने के कारण से वायु तथा जल के संपर्क या नमी के संपर्क में आते ही वो सोडियम धातु क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। वो सर जी क्या पकड़ लेती है, आग। उसका किसका, सोडियम का वायु तथा नमी हवा के साथ संपर्क तोड़ने के लिए उसको किस में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है। जादूगर जो खेल दिखाता है पानी में आग लगाने वाला, तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पानी में कैसे आग लगा दी। तो हम समझते हैं ये जादू हुआ, जादू हुआ, कुछ नहीं था, सोडियम का टुकड़ा था। जैसे पानी में डाला, पानी में डालने के साथ में उच्च क्रियाशील होने के कारण तुरंत उसी में क्या कर लेता है, आग पकड़े लेता है। तो ये उच्च क्रियाशील धातु यौगिक हो गई। अब इसके आधार पर अब इस विस्थापन अभिक्रिया के एग्जांपल को समझते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ विस्थापन अभिक्रिया। देखो कॉपर सल्फेट के ऊपर जिंक की अभिक्रिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी कह रही है, आपका सिलेबस कह रहा है, ये रिएक्शन लिख रहा है वो, कॉपर सल्फेट के ऊपर किसकी अभिक्रिया, जिंक की। मैं तो इसका निरूपण कर रहा हूँ सक्रियता श्रेणी के अनुसार। किसके अनुसार, सक्रियता श्रेणी के अनुसार। देखो जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा। सर कैसे पता चला, देख लो, यहां पर है जिंक और यहां पर है कॉपर। ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील, निम्न धातुएं निम्न क्रियाशील। इसका मतलब यहां बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस का कॉपर। बहुत अच्छे से समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। सर जी और एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर हम और कोई धातु डाल देते हैं। जैसे देखो वही बात, हम क्या डाल देंगे, जिंक। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ में क्या बना, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक ये पड़ा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस का क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। ये लो जी साहब, हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, कॉपर सल्फेट के ऊपर अभिक्रिया करवा देते हैं आयरन की। किसकी करवा देते हैं, आयरन की। ये आयरन ये कॉपर, पक्का क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। एग्जांपल समझ में आया। अब एक प्रश्न, एक प्रयोग, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि जब धातुएं अम्लों के साथ में क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। वो हम वैसे तो अम्ल और क्षारक वाले में, धातु वाले में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी देखो अपने पास में आ ही गया। तो देखो आपको क्या करना है, एक प्रश्नावली लेनी है और प्रश्नावली के अंदर भरा हुआ सॉल्यूशन किसका, H2SO4 का। मैंने क्या काम किया, इसके अंदर जिंक के टुकड़े डाल दिए। किसके टुकड़े डाल दिए, जिंक के टुकड़े। देखो प्रयोग को समझना, सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जिंक के टुकड़े डाल दिए। जिंक के टुकड़े डालने के बाद में जब इसके ऊपर मैं जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाऊंगा या जलती हुई तिल्ली लेकर के जाऊंगा, तो मोमबत्ती की लो, तिल्ली की लो या ज्वाला चट चट पट पट पोम की ध्वनि, पोप धमाके की ध्वनि के साथ में जलती है। स्पष्ट होता है कि उत्पन्न गैस कैसी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। समझ में आया, चलो देखो समझ में आया। पहली रिएक्शन अपनी हुई विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, क्रियाशीलता के आधार पर हमने पढ़ लिया विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो अगली जो रिएक्शन अपनी 4 नंबर, वो है द्विविस्थापन। कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। नाम से स्पष्ट है, द्विव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दो। क्या होता है, दो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य, दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य क्या होते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य परस्पर आदान प्रदान होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लो जी एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर अभिक्रिया करवा दी HCl की।
किसकी करवा दी? सोडियम NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे अभिक्रिया मैंने थोड़ी देर पहले बताया, Na है जहां Cl है वहां, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो हम क्या लिखेंगे? NaCl प्लस का क्या बन गया अपने पास में? H2O। देखो बन रहा है क्या? ये Na और ये Cl, बच गया कौन? H, बच गया कौन? OH। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? H2O का। यानी इस सोडियम ने इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या प्राप्त कर लिया? क्लोरीन, और इसको क्या दे दिया बदले में? OH। तो इस प्रकार से आयनों का आपस में क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। कोई और भी एग्जाम्पल है? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे Na2SO4 BaCl2, Na2SO4 BaCl2, वही बात, Na है जहां Cl है वहां, यहाँ पर भी आपको मिला होगा। तो पहले तो हम क्या बना देते हैं? NaCl बना देते हैं और प्लस में क्या लिख देते हैं? BaSO4, क्योंकि ये Ba यानी सोडियम सल्फेट के किसको प्राप्त कर लेता है? सल्फेट को प्राप्त कर लेता है, और ये किसके रूप में बन जाता है? अवक्षेप के रूप में बन जाता है। समझ में आया? कैसी अभिक्रिया हुई? द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। अगली जो रिएक्शन है, मैं कहता हूं कि यहां से डेफिनेटली क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो ऐसे भी आएगा, विस्थापन व द्विविस्थापन में अंतर लिखिए। एक क्वेश्चन तो ये, विस्थापन द्विविस्थापन में अंतर लिखिए, संयोजन व वियोजन में अंतर है लिखिए। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक जल में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक जल में एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल ले लो, वही एग्जांपल अपने पास में है। बेरियम सल्फेट प्लस का क्या बन जाएगा? देखो सॉरी, बेरियम क्लोराइड के ऊपर अभिक्रिया किसकी करवा दो? सोडियम सल्फेट की। फिर से आ गया Cl, फिर से आ गया Na। देखो आज दिमाग में फिक्स हो जाएगा कैसे रिएक्शन को हम बना लेते हैं। NaCl और प्लस का क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट अवक्षेप है तो उल्टा तीर का निशान, और इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया बोल देंगे। सर जी और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, और कोई एग्जांपल आपकी भावनाओं की कदर करते हुए। लेड नाइट्रेट के ऊपर हम अभिक्रिया करवा देते हैं पोटेशियम आयोडाइड। इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद रह जाती है? याद रह जाती है। लेड नाइट्रेट के ऊपर किसकी अभिक्रिया? पोटेशियम आयोडाइड। अब देखो ये जो लेड है अपने पास में, ये क्या काम करता है? देखो किस प्रकार से यौगिक बनाएगा? लेड आयोडाइड बना लेगा। क्या बना लेगा? पीबी को क्या कहते हैं रे? लेड कहते हैं, शीशा। देखो लेड आयोडाइड बना लेगा, और ये पोटेशियम किसके साथ में क्रिया करेगा? NO3 के साथ में, और किसका निर्माण कर लेगा? पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण कर लेगा। यहाँ पर लेड आयोडाइड क्या हो जाता है? एक प्रकार का अवक्षेप हो जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल है जो किसको सिद्ध करते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया को सिद्ध करते हैं। चलो जी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगली जो अभिक्रिया आती है ऊष्माक्षेपी। कैसी अभिक्रिया आती है? ऊष्माक्षेपी। भूल मत जाना, ऊष्माक्षेपी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। बनी बड़ी भाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। उत्पाद प्लस ऊर्जा, उत्पाद प्लस ऊर्जा, कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी। कोई एग्जांपल? बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। जैसे मैंने बात की N2 प्लस का H2, किसका निर्माण हुआ? अमोनिया का। तो साथ में किसका उत्पादन होगा? ऊर्जा का उत्पादन होगा। और कोई एग्जांपल? बहुत सारे एग्जांपल। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को कर दो गर्म, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और प्लस में क्या बन जाती है? ऊर्जा बन जाती है। अब अपनी जो बुक में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा करते हैं और सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से। देखो C6H12O6, हो कहां पहुंच गए हम? ग्लूकोज में। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में टूटता है तो क्या बनाएगा? 6CO2 और 6H2O, और क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। याद है? याद है सभी को? ये कैसी अभिक्रिया, कैसी घटना है? मनुष्य में पाए जाने वाली, जीवों में पाए जाने वाली श्वसन की घटना है। किसकी घटना है? श्वसन की। प्रश्न आ सकता है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों?
श्वसन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। क्यों? तो हम बताएंगे। हमें हमारे शरीर को कार्य करने के लिए, विकास करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होती है। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अतः स्पष्ट है श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नहीं बोलोगे? एक बार फिर से देख लो, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैं बता रहा हूं फिर से, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए, शरीर को मरम्मत करने के लिए, शरीर के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी को ये ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है। और ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और किसका उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो स्पष्ट है किस प्रकार की ऊर्जा हो गई, किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई। इसका ही पड़ोसी है ऊष्माशोषी। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी। नाम से स्पष्ट है, अवशोषण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण। आप तो सीधा सीधा लिख के आना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। वो कैसे हुआ? देख लो कैसे हुआ। H2 प्लस का I2 और प्लस का क्या लिख दो? ऊष्मा। और किसका निर्माण हो जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। जाके देखोगे किताब में, यही एग्जांपल आपको मिलेगा। H2 प्लस का I2 प्लस का ऊष्मा क्या बन जाएगा अपने पास में? 2Hi। कैसी अभिक्रिया हो गई सर जी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। कैसी हो गई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि आज की अपनी क्लास जो है वो वन शॉट क्लास है। यानी एक ही क्लास में हम क्या कर देंगे? इस पूरे चैप्टर का क्या कर देंगे? पोस्टमार्टम कर देंगे। एक एक करके आपको एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे किस प्रकार से कौन सी अभिक्रिया कहाँ काम में आती है। अगला जो टॉपिक है, अगली जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण। यहां से एक प्रश्न में लिख के जाऊंगा और मेन एग्जाम में आपको अवश्य मिलेगा, तब जाके कमेंट करके बता देना। हमें आराम से आपके ऊपर विश्वास और संतोष है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखो नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। देखो मैं लिखता हूं O2 का योग, O2 का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन या त्याग होता है। निष्कासन या त्याग होता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। बड़ा सिंपल सा बता दिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और किसका त्याग हो? हाइड्रोजन का त्याग हो, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सर जी कोई है क्या? है ना, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ऑक्सीजन जुड़ी है या निकली है? बिल्कुल जुड़ी है। ऑक्सीजन का योग हुआ है, मतलब कैसी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। सर जी और कार्बन प्लस का O2 क्या बन गया अपने पास में? CO2। HCl तो अपने पास में H2 प्लस का Cl2। अब हाइड्रोजन निकल गई, मैंने लिखा है ना हाइड्रोजन का निकलना या त्याग होना। कैसे अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हम समझ सकते हैं। यदि परिभाषा समझ में आती है तो एग्जाम्पल हम अपने विवेक और दिमाग से बना सकते हैं, क्योंकि हम कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को जानते हैं। तो क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो बिल्कुल समझ में आ गई। चलो देखो अपचयन की बात करते हैं। अपचयन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण का उल्टा। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, इसके साथ में लिख रहा हूं ताकि आपको और अधिक से समझ में आए। अपचयन अभिक्रिया देखो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का तो इस बार क्या हो जाएगा? त्याग, या फिर क्या बोलूं निष्कासन या निकलना हो जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया सर जी। अभी इन्हीं रिएक्शन को उल्टा लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा Mg, तो मैं आगे क्या लिख दूंगा? Mg प्लस का O2। एक पंथ दो का, दोनों से समझ रहे हैं, समझ में भी आ जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में टूट गया। ऑक्सीजन का निकलना देखो साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां से ऑक्सीजन निकली है, ऑक्सीजन का क्या हो गया? त्याग हो गया। मैं उल्टा लिख देता हूं H2 प्लस का Cl2 HCl। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना स्पष्ट नजर आ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसके माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया। सर जी आप बता रहे थे यहाँ पर एक क्वेश्चन बढ़िया बता के चले जाएंगे, वो कौन सा है?
भूला नहीं हूं, याद है। देखो, ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर इस चैप्टर में एनसीईआरटी में रेडॉक्स अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इसको क्या नाम दे दूं मैं, अपोपचय अभिक्रिया। अब नहीं भूलेंगे। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, अपोपचय अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का योग होता है और दूसरे पदार्थ का त्याग होता है, यानी एक पदार्थ का योग होता है और दूसरे पदार्थ का क्या होता है? त्याग होता है। नहीं, दोबारा देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है, अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स। चलो लिख दो परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया, लिख देंगे भाई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब समझ में आया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। 2024 ले लो, स्टार 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 5 स्टार। डेफिनेटली ये प्रश्न पूछा जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। चलो एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। मेरे पास में जिंक ऑक्साइड था, मेरे पास में क्या था? जिंक ऑक्साइड। मैंने जब इसके ऊपर कार्बन की अभिक्रिया करवाई, थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि उसमें समझाना पड़ेगा। जिंक ऑक्साइड प्लस का कार्बन, देखो क्या बन गया? जिंक प्लस का कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो यहां पर जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, यहां पर नहीं है। कार्बन के साथ में देखो ऑक्सीजन अब आ गई। अब देखो, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकली तो हम जानते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है, अच्छे से पता है हमें कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन। क्या होती है? अपचयन। यदि आप परिभाषा लिखते हैं, एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं, आधे नंबर मिलेंगे। एग्जाम्पल लिख दिया और ऊपर निरूपण नहीं किया कि अपचयन किसका हो, आपने नहीं दर्शाया अपचयन कौन सी है और ऑक्सीकरण कौन सी है, तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए गलती नहीं करना। ये कैसा हो गया अपने पास में? अपचयन। कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ी है, मतलब क्या हो गया इसका? ऑक्सीकरण। लाडलो, ऑक्सीजन का दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया भी होता है। सर जी इसके कोई और एग्जांपल है? बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखो और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल आपकी बुक का है। मैग्नीज क्लोराइड। क्या है? मैग्नीज क्लोराइड। मैग्नीज क्लोराइड के ऊपर HCl की अभिक्रिया करवाई। किसकी अभिक्रिया करवा दी? मैग्नीज डाइऑक्साइड के ऊपर किसकी अभिक्रिया करा दी? HCl की। देखो क्या बन गया? अपने पास में बन गया MnCl2। क्या बन गया अपने पास में? MnCl2 प्लस का देखो क्या बन गया? H2O और प्लस का क्या बन गया? Cl2। क्लोरीन गैस बन गई। अब इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर हमें दिखाना है कि किसका अपचयन हुआ है और किसका उपचयन हुआ है। ध्यान से देखना, इस रिएक्शन को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो मैं एक तो एरो का निशान यहां लगा रहा हूं, मैं यहां लगा रहा हूं। और देखो बात करते हैं कि एरो का निशान वाला यहां आ गया अपने पास में। और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल MnO2 और इसके अंदर अपने पास में ये एरो का निशान आ गया। अब देखो इसके अंदर किस प्रकार से है, ये देखते समझते हैं इसको। हाँ, Cl2 यहां तक ले लेते हैं, H2O तक। देखो यहां पर ऑक्सीजन है लेकिन यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसका क्या हो गया? अपचयन। यहां पर देखो हाइड्रोजन के साथ में देखो इनकी बात करते हैं, ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसका क्या हो गया? उपचयन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? अब देखो स्टार स्टार लगा के बाद कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, ऑक्सीकारक व
अपचायक किसे कहते हैं? ऑक्सीकारक व अपचायक किसे कहते हैं? देखो, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का, ध्यान से सुनना, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक, उल्टा है देखो नाम से, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। देखो, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है? अपचयन, उसको तो क्या कह देते हैं? ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? अपचायक। क्या कह देते हैं? अपचायक। देखो क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कह देते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कह देते हैं? अपचायक कह देते हैं। बैठ गया खोपड़ी के अंदर? बहुत अच्छे से बैठा, बहुत अच्छे से बैठा। फिर देखो आगे चलते हैं। अब अंतिम पड़ाव के अंदर इस लेसन पे हम चर्चा करते हैं। दो और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक है संक्षारण और एक है विकृत गंधिता। सर बहुत अच्छी बात, ये यहाँ से तो प्रश्न बनना ही बनना है। संक्षारण किसे कहते हैं? तो देखो, धातु की वस्तुओं का, जैसी परिभाषा आपकी किताब में दी गई है, धातु की वस्तुओं का या परतों का धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। बिल्कुल समझ में आया? धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण। ये कैसे नष्ट हो सकती है? जैसे धातु की वस्तु नमी के संपर्क में आ गई, वायु के संपर्क में आ गई, अन्य अम्लों के संपर्क में आ गई, रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आ गई, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। वस्तु संक्षारित कहलाती है और एक घटना क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। आगे बात समझ में? अब देखो काम की बात कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। किस पर जंग लगना? लोहे पर जंग लगना। कैसे? Fe प्लस का H2 प्लस का O2, तो आप याद कर लेंगे Fe2O3 डॉट क्या हो जाएगा? 3H2O। भूल मत जाना, जंग का सूत्र हो गया Fe2O3 डॉट 3H2। इस प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो स्टूडेंट अपनी रिएक्शन चल रही थी लोहे पर जंग लगना, Fe प्लस का H2O प्लस का O2, अपने पास में क्या बन गया? जंग बन गया, Fe2O3 प्लस का 3H2 बन गया। ये लोहे पर जंग लगना किसको निरूपित करता है? संक्षारण को निरूपित करता है। संक्षारण से हम वस्तुओं को कैसे बचा सकते हैं? तो देखो लोहे की वस्तुओं को हम क्या करते हैं? पेंट द्वारा, किसके द्वारा? पेंट द्वारा, ग्रीस द्वारा या ग्रीस द्वारा, तेल लगाकर, ठीक है, या फिर लिखा जाता है यशद लेपन द्वारा। पूछा जा सकता है 1 नंबर का प्रश्न, यशद लेपन किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है लोहे की वस्तु पर, लोहे पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यशद लेपन कहलाता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा धातुओं को किस में बदल सकते हैं? मिश्र धातु बना करके संक्षारण से बचा जा सकता है। या फिर हम क्या कर देंगे? इनका एनोडीकरण कर देंगे। सर जी क्या कर देंगे? एनोडीकरण कर देंगे। ये कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण से बचे सकते हैं। अब देखो अपना आगे का टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है तेलों तथा वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ, तेलों तथा वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ समय के साथ में अपनी गंध और स्वाद यानी स्मेल और टेस्ट को परिवर्तित कर लेते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। तो कैसे लिखेंगे? तेलों तथा वसा से बने खाद्य पदार्थों की गंध तथा स्वाद का बदलना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जो चिप्स की जो थैलियां होती हैं, चिप्स की थैलियां जो होती हैं उनमें पहले ऑक्सीजन गैस भरी जाती थी, तो वो समय के साथ में जल्दी खराब हो जाती थी। 1 नंबर का प्रश्न तैयार होता है, आजकल चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। सर बिल्कुल याद हुआ, कैसी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, जो क्या काम करती है? उनका ऑक्सीकरण होने से उन्हें बचाती है। क्या होने से? ऑक्सीकरण। जब इन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाएगा, गंध व स्वाद दोनों बदले जाएंगे और वो शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा और कोई सिस्टम हो सकता है क्या कि नाइट्रोजन के अलावा और क्या होता है? तो देखो दो उपचायक
दो उपचायक काम में लिए जाते हैं। एक का नाम है BHA, ये क्या लिख दिया आपने, तो देखो आपको पढ़ना है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटीलेटेड है हाइड्रोक्सी, एक का मतलब हो गया एनिसोल, क्या हो गया एनिसोल, याद रह जाएगा। एक हम काम में लेते हैं BST, दो महत्वपूर्ण उपजायक आपको बता रहा हूं मैं, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और दूसरा है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये दो उपचायक ऐसे होते हैं जो पदार्थों को विकृत गंधित होने से बचाने का काम है करते थे। तो अपना जो पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इनकी वन शॉट क्लास थी। वन शॉट क्लास के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम किया गया, बारीकी से लेकर के लॉन्ग टर्म तक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आप इस क्लास को लेने के बाद में फायदेमंद, अपने आप को गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे। आगे आने वाली ऑनलाइन क्लास में आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए, इसी प्रकार से वन शॉट क्लास आपको मिलती रहेंगी और 100 में से 100 नंबर दिलवाने की मेरी गारंटी रहेगी। बस आपको काम करना है, इस क्लास को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी बात, अधिक से अधिक बच्चों को ये बताएंगे कि वास्तव में ही एक अलग तरीके से, एक अलग लहजे के साथ में इस क्लास के अंदर टॉपिकों का एक्सप्लेनेशन किया जाता है। धन्यवाद।